प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के विषय में, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विषय में अरविंद घोष का चिंतन, अरविंद घोष के विचार, उनका दृष्टिकोण, उनकी मान्यताएं किस प्रकार की है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद। अरविंद घोष वास्तव में एक सच्चे राष्ट्रवादी चिंतक थे। राष्ट्रीयता की भावना उनके रक्त में बसी थी। उनका मानना था कि राष्ट्र भूमि का एकमात्र भाग नहीं, शब्द और वाणी का बदलाव ही नहीं, और न ये काल्पनिक है। बहुत सारी इकाइयों की शक्तियों को समाहित कर बनाया महान राष्ट्र एक शक्तिपुंज है। ठीक वैसे ही जैसे अनेक इकट्ठे हुए देवों की शक्ति को अपने में समाकर माँ भवानी महिषासुर का विनाश करने के लिए सामने हुई क्रूर विदेशी शासकों के प्रति उनकी सेवा में आत्मदाह जैसी पीड़ाएँ और यातनाएँ चमत्कारी प्रभाव वाली प्रमाणित हो सकती। अरविंद घोष के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का उद्देश्य है पूर्ण स्वराज। एक राष्ट्रीय सरकार ही वह क्षमता व शक्ति प्राप्त करा सकती है जो विदेशी गुलामी के समय अक्षीण होती जा रही थी। अरविंद घोष एक काल्पनिक राष्ट्रवादी नहीं थे, बल्कि व्यवहारिक राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद आध्यात्मिक भावना से प्रेरित है। उन्होंने स्वयं कहा कि राष्ट्रवाद कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक धर्म है। राष्ट्रवाद एक धर्म है जो ईश्वर के निकट से है और जिसके साथ आपको होना है। हम सभी ईश्वर के अंग के समान हैं। अतः धार्मिक संदर्भ में राष्ट्रवाद का मूल्यांकन करना है। यह दैवीय धर्म सनातनी है। राष्ट्रीयता को हम कुचल नहीं सकते। यह तो ईश्वरीय शक्ति की सहायता से और अधिक बढ़ती है। राष्ट्रीयता अमर है। यह कोई भौतिक मानवीय चीज़ नहीं है, बल्कि ईश्वर को न तो मारा जा सकता, न ही जेलें बंद किया जा सकता। यह महान राष्ट्र पुनरुन्नति करेगा और उतना ही महान होगा जितना कि यह अपनी आध्यात्मिक महानता के समय था। राष्ट्रवाद के विषय में अरविंद घोष का कहना है कि राष्ट्रवाद एक धर्म की तरह है। जिस तरह प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति अपने धर्म को धारण करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रवाद के प्रति भी देशवासियों का धर्म कर्तव्य पूरा होना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, एसेज ऑन गीता, गीता पर एक निबंध, और इस पुस्तक में उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन किया है। उनका कहना है कि राष्ट्र के शत्रुओं को कुचलने की प्रक्रिया धर्म युद्ध है। राजनीति क्षत्रियों का मैदान है। लड़ाई के मैदान में भद्रजन सुलभ ब्राह्मणोचित बलिदान की भावना को आने देना वर्ण संकर को प्रचारित करने के समान है। अरविंद घोष एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म बताकर देशवासियों को गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। अरविंद घोष ने माना है कि राष्ट्रवाद एक धर्म के समान है, हमें धारण करना चाहिए। हमें राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से वफादार होना चाहिए और राष्ट्र की भलाई के लिए, कल्याण के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद का उद्देश्य पूर्ण स्वराज है। उन्होंने माना है कि एक राष्ट्रीय सरकार ही उसे वह क्षमता और शक्ति प्राप्त करा सकती है जो विदेशी पराधीनता के समय में तेजी से क्षीण होती जा रही है। अरविंद घोष अपने राजनीतिक विचारों में कांग्रेस के नरम दल के नेताओं द्वारा
किए गए संवैधानिक प्रयत्नों की हमेशा आलोचना करते थे। वो मानते थे कि संवैधानिक साधन जैसे प्रार्थना पत्र देना, ज्ञापन देना, धरने देना, इससे देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इन संवैधानिक प्रयासों के द्वारा एक उत्तरदायी संवैधानिक सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। केवल विशुद्ध राष्ट्रीय स्वराज द्वारा इस प्रकार की स्थापना की जा सकती है। उनका विचार है कि स्वराज द्वारा ही इस प्रकार की सरकार की स्थापना हो सकती है। स्वराज की प्राप्ति से ही ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का अंत किया जा सकता है। उन्होंने माना कि पूर्ण स्वराज के द्वारा ही देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए जा सकते हैं। तो एक प्रकार से अरविंद घोष जो है किसी भी प्रकार से पूर्ण स्वराज से कम राष्ट्रवाद का उद्देश्य नहीं मानते। वो मानते हैं कि राष्ट्रवाद का एक ही अर्थ है, वो है पूर्ण स्वराज। भारत के लोग भी भारत के लोगों के ऊपर शासन करें, अपने नियम बनाएं, अपने कानून बनाएं। और उन्होंने यही माना है कि जितने नरम दल के नेता हैं उनके द्वारा जो संवैधानिक प्रयास किए जा रहे हैं, उन संवैधानिक प्रयासों से भारत को स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा भी संचालित है। अरविंद घोष ने माना कि ब्रिटिश सरकार का निष्क्रिय प्रतिरोध करके हम भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार कर सकते हैं। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ बताया कि भारतीयों द्वारा ऐसे प्रत्येक कार्य से बचना जिससे सरकार को कोई लाभ हो, यानी हर प्रकार के सरकारी कार्यों का, सरकारी नियमों का, कानूनों का, व्यवस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना एक प्रकार से निष्क्रिय प्रतिरोध है। अरविंद घोष निष्क्रिय प्रतिरोध में विदेशी साम्राज्य की खरीदारी, सामान की खरीदारी, सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बच्चों को प्रवेश देना, न्यायालयों में न्याय की अपील, प्रशासन से सीधा संरक्षण या अन्य किसी प्रकार की सुविधा के लिए सरकार से याचना व प्रार्थना करना निष्क्रिय प्रतिरोध के विरुद्ध है। अरविंद का कहना है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में यदि बुराई को दंडित नहीं किया जाता तो वह हमारी उत्साहपूर्ण भावना के लिए घातक सिद्ध हो सकती है और उस एकता को भी समाप्त कर सकती है जो आंदोलन के लिए इतनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा हम राष्ट्रवाद की लहर ला सकते हैं, ब्रिटिश दासता को उखाड़ फेंक सकते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार दमन व हिंसा द्वारा भारतीयों के निष्क्रिय प्रतिरोध को असफल कर देती है तो हमें आक्रामक प्रतिरोध द्वारा उसका सामना करना चाहिए। उन्होंने माना कि निष्क्रिय प्रतिरोध उस समय तक राष्ट्रवाद स्थापित कर सकता है जब तक उसमें निर्भीकता, पुरुषता और समर्पण भावना की उत्सुकता है। उनका विचार था कि हम ऐसा राष्ट्र विकसित नहीं करना चाहते जो स्त्रियों की भांति यत्न करना व कष्ट सहना ही जानता हो। घोष को पूरा यकीन था कि यदि प्रशासन के विभिन्न भागों के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए तो विदेशी प्रशासकों के पैरों के नीचे धरती निकल जाएगी और राष्ट्र मुक्त हो जाएगा। यानी कि अरविंद घोष अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में बताते हैं कि जब भारत के सभी लोग विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करेंगे, न्यायालयों का और दूसरी संस्थानों का भागों का बहिष्कार करेंगे तो धीरे धीरे देश में राष्ट्रवाद की लहर आएगी और राष्ट्रवाद की लहर से हमें स्वराज की प्राप्ति होगी और हमारा देश आज़ाद हो सकता है। अरविंद घोष ने ये राष्ट्रवाद को भारतीय संस्कृति से भी प्रेरित बताया। उनका मानना था कि हमें पश्चिमी संस्कृति से अच्छी बातें ग्रहण करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। उन्हें भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व था। घोष ने पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत के नवयुवकों को पश्चिमी जगत की भौतिकवादी संस्कृति को दरकिनार करके भारत की आध्यात्मिकतावादी संस्कृति का अनुकर्षण करना चाहिए।
उनकी भौतिकवादी संस्कृति का अभिप्राय है कि पश्चिम के लोग जो है भोग विलास सुख सुविधाओं के पीछे घूमते हैं, जबकि भारत के लोग जो है आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, नैतिकता से परिपूर्ण है। वो दूसरों के साथ सहयोग करना चाहते हैं, दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो केवल आर्थिक संसाधनों की भूलता नहीं, आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मा का कल्याण, मानव कल्याण में वो प्राथमिकता देते हैं। इसलिए अरविंद घोष भारत के युवाओं को कहते हैं कि वो पश्चिमी संस्कृति को त्याग करके भारतीय संस्कृति को अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि भारत के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, भगवद गीता और वेदांतों का युवाओं पर अध्ययन करना चाहिए और इसी से राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रेरणा मिलेगी। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद उदारवादी विचारधारा से प्रभावित है। उनका राष्ट्रवाद किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, जाति या क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में देश के सभी धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित किया है। उन्होंने आह्वान किया कि राष्ट्रवाद में पिछड़े मुसलमानों और हिंदुओं को भारतीय संस्कृति आंदोलन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पूरा देश एकजुट होकर ब्रिटिश दासता का डटकर मुकाबला कर सके और देश को स्वाधीन करने के लिए अपने संकीर्ण विचारों का त्याग कर दे। कुछ राजनीतिक चिंतक यही मानते हैं कि अरविंद का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद था, क्योंकि उन्होंने हिंदू संस्कृति एवं सभ्यता पर अधिक बल दिया। उन्होंने अपने विचारों में सभी युवाओं को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन एवं अनुसरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहीं पर भी मुस्लिम धर्म ग्रंथ को भारत की सभ्यता व संस्कृति का आधार नहीं बनाया। अरविंद घोष के राष्ट्रवाद को मुस्लिम विरोधी भी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में देश के सभी लोगों को धर्म, संप्रदाय, जाति या भाषा की संकीर्णता को त्याग कर राष्ट्रीय जीवन जीने पर बल दिया। यानी अरविंद घोष का जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रीय जीवन से प्रेरित था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए राष्ट्र प्रमुख है, उसकी धर्म, उसका जाति, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र सेकेंडरी है। इसलिए राष्ट्रीय जीवन ही उत्तम तरीके का या उदारवादी राष्ट्रवाद को स्थापित कर सकता है। उनका राष्ट्रवाद एक प्रकार का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, एक प्रकार का आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि एक सच्चे राष्ट्रवादी को इस तरह की आध्यात्मिक एकता का विचार ही संतुष्टि प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम उसे अपने देश के 30 करोड़ लोगों में देखने का यत्न करें। हम मात्र अपने हितों के लिए नहीं, प्रत्युत्तर औरों के लिए भी कार्य करते हुए मरने के लिए तैयार हैं। जब हमें वेदना का अनुभव नहीं होता, जब उसे वेदना का अनुभव नहीं होता, उसे कष्ट से भय नहीं लगता। ऐसा इसलिए संभव है कि मनुष्य अपने पृथक अस्तित्व को भूल जाता है और शक्ति के कारण जिसमें व्यक्ति अपने से उच्चतर शाश्वत सत्ता की 29 करोड़ व्यक्तियों में परख कर पाता है, इसमें ईश्वर का निवास है। यानी अरविंद घोष का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके विचार इतने उदारवादी हों, उसके विचार इतने विशाल हों कि वो अपनी जो राष्ट्रवाद की धारणा है वो 30 करोड़ लोगों में देखे, वो 30 करोड़ लोगों के प्रति जो है सहनशील हो, उनकी भलाई का जो है विचार करता हो। अरविंद का यही मानना था कि भारत एक दिव्य शक्ति एवं आध्यात्मिक सत्ता है और राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में अपने को झोंकना एक पवित्र यज्ञ के समान है। मातृभूमि देवी को प्रसन्न करने के लिए इस यज्ञ को समुचित रूपेण संपन्न होना आवश्यक है। स्वाधीनता के लिए जूझ रहा प्रत्येक व्यक्ति एक योद्धा न होकर एक धर्म योद्धा भी है। यानी देश की आज़ादी के लिए हर व्यक्ति अपना एक तरह से यज्ञ कर रहा है। हर व्यक्ति एक योद्धा ही नहीं, एक धर्म योद्धा बन करके देश की आज़ादी के लिए कार्य कर रहा है। अरविंद घोष ने कहा कि राष्ट्रवाद ईश्वर की ओर से आने वाला एक धर्म है।
राष्ट्रवाद एक सिद्धांत है जिसे राष्ट्रवादी बनने के लिए हमें प्यार करना होगा। राष्ट्रवादी सभी धर्म का निष्ठा सहित निर्वहन करने के लिए हमें अधिक आस्था सहित इसके प्रति समर्पित करने को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए कि आप ईश्वरीय राष्ट्रवाद की रक्षा का उपकरण हैं और कितने भी भयंकर घातक अस्त्र इसके विरुद्ध क्यों न प्रयुक्त किए जाएं, अपनी ईश्वरीय शक्ति के कारण राष्ट्रवाद कुचला नहीं जा सकता, क्योंकि वो मानते हैं कि राष्ट्रवाद की जो शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति है और जो ईश्वर की शक्ति है उसको किसी विदेशी शासक के द्वारा कुचला नहीं जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद मानवता पर आधारित है। वे वास्तव में एक मानवतावादी विचार थे, क्योंकि उनके विचार किसी धर्म से, जाति विशेष, नक्षत्र विशेष, लिंग विशेष से जुड़े हुए नहीं थे। उनके विचार जो है पूरे देश की एकता और अखंडता से जुड़े हुए थे, देश की आज़ादी से जुड़े हुए थे। उनका राष्ट्रवाद वैश्विक मानवतावाद से जुड़ा था। उनका राष्ट्रवाद को जो है पूरे विश्व में एकता द्वारा मानव सभ्यता की स्थापित करना चाहता है। उनका विचार था कि मानव धर्म को आधार मानकर ही पूरे विश्व में मानवीय एकता को स्थापित किया जा सकता है। वह अपनी आध्यात्मिक एकता में पूरे विश्व को जोड़ना चाहते थे। उनके विचार में धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, लिंग, नक्षत्र का संकीर्ण विचार विश्व की मानव एकता में बाधकता का कार्य करता है। उनका कहना था कि भौतिकवादी मूल्यों से उत्प्रेरित विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना राष्ट्रवाद न तो अंध राष्ट्रवाद था और न ही उद्धत राष्ट्रवाद। वे भारत को इसलिए स्वतंत्र करना चाहते थे कि विश्व में आध्यात्मिकता की पूर्ति केवल भारत कर सकता है। उन्होंने ऐसे विश्व राज्य की कल्पना की जिसमें पूरी मानवता का समावेश हो। उनका विचार था कि भारतीय को सर्वप्रथम विदेशी नियंत्रण से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्र होने के पश्चात ही भारत विश्व के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका का निर्वाह कर सकता है। उनका मानना था कि प्राचीन काल से भारत विश्व गुरु रहा है और इसलिए वर्तमान समय में भारत के पराधीन होने से विश्व आध्यात्मिकता के ज्ञान से वंचित होकर भौतिकवादी हो गए और विश्व को भौतिकवादी संस्कृति से निकालने के लिए भारत का स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के संबंध में डॉक्टर करण सिंह ने भी कमेंट किए। डॉक्टर करण सिंह का कहना है कि अरविंद को इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को सीमित पुनर्निर्माणवाद व घृणावाद में परिवर्तित नहीं होने दिया। यानी कि अरविंद का जो राष्ट्रवाद था वो सीमित नहीं था। अरविंद का राष्ट्रवाद जो है घृणा को बढ़ावा नहीं देता। वास्तव में हमने देखा कि वे भारतीय स्वतंत्रता को केवल इसलिए अनिवार्य समझते थे कि स्वतंत्र होने के बाद भारत मानवता का आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका निभाने में सक्षम होगा। यानी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तो वो आध्यात्मिक नेतृत्व कैसे कर पाएगा विश्व का। भारत प्राचीन समय में विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा है, उसका नेतृत्व किया है, तो आने वाले समय में फिर भारत विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करे। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले भारत को स्वतंत्र करवाया जाए, पहले भारत आज़ाद हो, उसके बाद ही वो आध्यात्मिक लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है जो पूरे विश्व की भलाई, विश्व के कल्याण और विश्व का हर प्रकार से उसमें जो है हित सुरक्षित दिखाई देता है। तो आज का हमारा ये विचार था अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद किस प्रकार का है। अरविंद घोष ने अपने राष्ट्रवादी जो धारणा है उसको आध्यात्मिकता से, नैतिकता से, धर्म से, नैतिक मूल्यों से, आचरण से, मानव कल्याण से, मानव धर्म से, मानव हित से किस प्रकार जोड़ा है। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद आध्यात्मिक राष्ट्रवाद क्यों है, क्यों उन्होंने धर्म, जाति, भाषा, नक्षत्र से ऊपर उठ करके आत्मीय दृष्टि से विश्व के प्रत्येक नागरिक को मानव हित में, मानव कल्याण में संचालित करने के लिए
प्रेरित किया। तो अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।